चलो बच्चों मूव करते हैं आप टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टोटल हम लोग को 10 टाइप्स पढ़ना है। कितना था? 10 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। क्या लिखा है जी? पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन। जिसके पास सेम डायरेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो वेक्टर है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, और दूसरा लिखा है वे वेक्टर, बी वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या है जी? पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में। और 0 डिग्री इन दोनों के बीच में क्या होता है? एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं पैरेलल। सिंपल है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। पैरेलल वेक्टर होगा जो सेम डायरेक्शन में होगा और एंगल 0 हो जाएगा। दूसरा लिखा है इक्वल वेक्टर। क्या बोला है? इक्वल। इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, अदरवाइज वो हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। ये ध्यान में रखिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो आपको वेक्टर दिख रहा होगा, ए एंड बी, दोनों का सेम डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। अभी पढ़ रहे हैं पैरेलल वेक्टर क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ध्यान में रखिएगा। एंटी पैरेलल में अपोजिट हो जाता है, एक कहां से कहां जाएगा ऐसे, तो दूसरा ये वाला आपका अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं एंटी, मतलब होता है अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका कौन सा हो जाएगा? 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन होता है 0 डिग्री, फिर ऐसे एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 90, और दोनों अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए लिखा है एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? फोर्थ है आपका निगेटिव। निगेटिव का दूसरा नाम है अपोजिट वेक्टर, ध्यान में रखिएगा। दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है आपका? अपोजिट डायरेक्शन है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपको निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। जैसे यहाँ पे वेक्टर है ए वेक्टर से बी वेक्टर, और यहाँ पे बात करेंगे तो कहां से कहां जा रहा है? बी से ए जा रहा है। तो आपका ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस, यहां से यहां जा रहा है तो बी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे लिखा है, इसको समझिए। यहाँ पे लिखा है को इनिशियल वेक्टर। क्या लिखा है? को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब हो गया वैसे वेक्टर जो जब एक ही पॉइंट से निकले। बहुत सारे वेक्टर जब एक ही पॉइंट से निकलता है उसको बोलते हैं को इनिशियल। इनिशियल का मतलब हो गया शुरुआत। जैसे यहां से अगर बात किया जाए तो आपका ये, यहां से बात किया जाए तो यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है, इसको बोलेंगे। लिखा है दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कैसा होना चाहिए? सेम, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका को इनिशियल वेक्टर। आगे है, नेक्स्ट है सिक्स्थ, को लीनियर। दोज वेक्टर लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे पड़ेगा, इसको बोलेंगे हम लोग को लीनियर वेक्टर। और एंगल बिटवीन देम इज आपका 0 हो सकता है या 180। ध्यान से देखो, ये वाला एक ही लाइन में दो वेक्टर है, एक ऐसे जा रहा है और एक इसके ऑपोजिट जा रहा है, देन एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां पे देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है तो कितना होगा? 0 डिग्री। ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है, इधर सेम डायरेक्शन है तो ये भी 0 डिग्री होगा। ये 180 हो गया, ये आपका भी 0 डिग्री होगा, ध्यान में रखना है। ये दोनों वेक्टर में देखो दोनों अपोजिट जा रहा है, इसलिए इसका भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा है आपका कि जो सेम लाइन में होगा दो वेक्टर, उसी को हम लोग बोलेंगे को लीनियर वेक्टर। अब आता है को प्लेनर वेक्टर। क्या आता है? को प्लेनर वेक्टर। वेक्टर लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर। नोट में लिखा है टू वेक्टर क्वांटिटी मस्ट, ये ऑब्वियस नहीं, मस्ट टू वेक्टर क्वांटिटी मस्ट इन द प्लेन में होता है। और तीसरा क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन होता है। जैसे आपको हम समझाने के लिए आपको दो और पेन की जरूरत पड़ेगी, हम आपको बता रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास ये अकॉर्डिंग टू यू ये आपके कौन सा हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो है आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। तो तीन डायरेक्शन बन रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर इसको हम लोग बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक्स और वाई आपका कहाँ आ जाएगा? बोर्ड में, और ये जेड वाला हो जाएगा जो हो जाएगा आपका आउट ऑफ बोर्ड हो जाएगा। तो यही लिखा है कि यहां पे जो दो वेक्टर होगा इन द प्लेन होगा और एक जो होगा आपका आउट ऑफ प्लेन होगा। तो यही लिखा है टू वेक्टर मस्ट
बी इन द प्लेन। तो दो यहाँ पे टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। और तीसरा जो होगा बाहर हो जाएगा, जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में और ये हो गया आपका वाई एक्सिस में। और जेड वाला कैसा होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, बट इसको हम लोग हवा में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इन द प्लेन, इसी प्लेन में नहीं है, ऐसे है, बट इसको लिखने का तरीका ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी में होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। क्लियर है? तीनों आपस में म्यूचुअली 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल मतलब हो गया बेटा जीरो होता है, नील बोल देता है ना कोई कोई, नल और जीरो वेक्टर बोलते हैं, इसको समझिएगा। क्या लिखा है समझिए, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक सेकेंड, यस, जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो इज ए लिखा है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर ही इसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर है और एक माइनस में ए वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सपोज मान लीजिए एक एम मास है, इस पे आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और एक अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगाएं, दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में, नेट क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसी को हम बोल सकते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना सारा टाइप्स पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये समझ लीजिएगा, बहुत काम का है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में तीन चीज को समझना है। सबसे पहले कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो यूनिट होती है, यूनिट बोले तो 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है जी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, इसको पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। सपोज आपको बोला जाएगा कि एक बॉल को फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप, अगर ऐसे बोला जाएगा इफ ए बॉल इज थ्रोन 5 मीटर पर सेकेंड, तो कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रहा है, किधर फेंका गया, एक्स में, वाई में, जेड में, किधर फेंका गया, कोई इसमें डायरेक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे हम इसमें आई कैप लगा देंगे देन इसका डायरेक्शन हो गया ये एक्स एक्सिस में। जैसे हम इसमें जे कैप लगाएंगे देन ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस में हो जाएगा। जैसे हम के कैप लगाएंगे देन ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस में हो जाएगा। देन यूनिट वेक्टर लगाने के बाद पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसीलिए पहला दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है कि किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यहाँ पर लिखा है कैप, हैट, कैरेट, लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हैं जो है हम लोग कैप बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग ए वेक्टर, बट इसको हम लोग बोलेंगे ए कैप। जब भी इसके ऊपर टोपी लग जाएगा, कैप लग जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 1। ये ध्यान में रखना है, किसी के भी ऊपर अगर कैप लग गया यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, ये ध्यान में रखना है। तो तीन चीज, पहला यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरा इट स्पेसिफाई द डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप। ओके, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। कैसे, आइए बोर्ड पे देखिए, जैसे ये लिखिएगा ए कैप बराबर लिखना है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, इसको मॉड बोलेंगे, ठीक है, और इसका मतलब होता है बेटा पॉजिटिव वैल्यू। आप लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, आप सिंपली ए भी लिख सकते हो। क्लियर है? देन आपका ये फॉर्मूला बनता है आपका, ये अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने लिखा है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। क्लियर है? अब यहां से ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, यहां से ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, देन इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ए कैप इंटू ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कैसे यूज करेंगे सब कुछ बताएंगे। पहले आप थ्योरी देख लीजिए क्या होता है उसको समझिएगा। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यूनिट वेक्टर के बारे में तीन चीजें, कौन कौन सा फिर से बोलिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1,
बोले तो यूनिट, और इट्स स्पेसिफाई द डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। सपोज आपका आंसर आया -5 i कैप, ओके, अब मॉड लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 5 आपका, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ध्यान में रखना है, निगेटिव हट जाता है। क्लियर है? मैग्नी बोलेगा क्वेश्चन में, इट्स मैग्नीट्यूड बताइए। आंसर आपका आया -5, बट मैग्नीट्यूड का मतलब ओनली 5। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका टाइप्स में बेस वेक्टर। क्या लिखा है? बेस वेक्टर। बेस वेक्टर में आपको समझना है पहले ये समझिए, ये आपका कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा होगा? जेड एक्सिस। इसको बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग डिनोट करेंगे आई कैप से। कैसे जी? आई कैप से। और ये हो जाएगा आपका जे कैप, और ये हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, और ये आपका ये जीरो कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लिखा है बेस वेक्टर इन एक्स वाई जेड वेक्टर कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर द 3 यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। दिस 3 यूनिट वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बताइए इसमें 90 डिग्री है कि नहीं? ये जो जेड एक्सिस ऐसे बना है, ये भी 90 डिग्री है वाई के साथ, एक्स के साथ भी। ये ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे पटका है। क्लियर है? ये भी आपस में 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। ये आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अब जो हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ को पूरा डिटेल में। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं ट्रायंगल लॉ से। चलिए हम इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दिया है, 3 न्यूटन का, और एक और वेक्टर दे दिया आपको, इसी पे जोड़ना है। सपोज मान लीजिए एक बॉक्स है, इस पे 3 न्यूटन लग रहा है, और इस पे आपका ये 3 न्यूटन लग रहा है। तो सिंपली सा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये m मास का एक ब्लॉक है, तो इस पे कितना टोटल न्यूटन लगेगा? तो 3 हो जाएगा आपका। सिंपली सा जोड़ देंगे 6 न्यूटन का। अगर सब्ट्रैक्शन की भी बात करेंगे, ये m मास का बॉडी है, इस पे मान लीजिए 3 न्यूटन का लग रहा है, और अपोजिट साइड में 3 न्यूटन का लगेगा, देन आपस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका आपका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। बट अगर ही मान लो इस ब्लॉक पे ऐसे दे दे, ये 6 m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, 3 न्यूटन लग जाए इधर फोर्स, और 3 न्यूटन का लग जाए आपका 60 डिग्री एंगल दे दे सपोज मान लीजिए, देन अब बोला जाएगा इन दोनों को अब एडिशन कीजिए। देन अब इसको जोड़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ पे मूव करना पड़ेगा। सिंपल सा है, तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें सब्ट्रैक्शन कीजिए, इसमें एडिशन कीजिए। इसको भी हम लोग फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी एंगल पे 2 वेक्टर दे दे, जैसे यहाँ पे 3 न्यूटन और एंगल दे दे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको समझना है। क्लियर है? इसी को समझने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ को देखेंगे। यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, हमने लिख रखा है, इसको हम लोग को समझना है। यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। जोड़ने का सबसे पहला तरीका क्या होता है आपको समझना है। ये जो बी वेक्टर है ना, इस बी वेक्टर को हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। जैसे ये बी वेक्टर दिया है, ऐसे टेढ़ा दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक। क्या बोलेंगे जी? ऑब्लिक। ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और ऐसे होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल। बट अगर ऐसे दे दे किसी एंगल पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक वाला को क्या करते हैं, इसको समझना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये आपका यहाँ पे दिया एक वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम आगे की तरफ करके लिख सकते हैं, पीछे की तरफ करके लिख सकते हैं ऐसे। बट इसको ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान में रखना है। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे वैसे हम लोग पैरेलली कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या किया है, इस बी वेक्टर को इस तरह से इसको थोड़ा सा पीछे किया, और इसको पैरेलली कर दिया पीछे, और इसको ऐसे आगे ले गया, और आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है।
बट जोड़ने का तरीका एक ट्रायंगल लॉ में बोलता है कि एक का हेड होना चाहिए तो दूसरा का टेल होना चाहिए, फिर दूसरा का हेड होना चाहिए, फिर टेल होना चाहिए। बोले तो हेड टेल होना चाहिए। बट यहाँ पे देखा जाए तो एक वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा है, बट ये सही तरीका नहीं है। क्या बोले, एक का हेड तो दूसरे का टेल से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए हम क्या किए, सेकेंड स्टेप में बी वेक्टर को हमने इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिया। अभी हम बोले पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देन बी वेक्टर को हम लोग पैरेलली, ए वैसे ही रहा, ये आपका ए वेक्टर वैसे ही रहा, और बी वेक्टर को हम लोग ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम इसको पैरेलल शिफ्ट किए, ध्यान दीजिए, ना ही ये हॉरिजॉन्टल में है ना ही वर्टिकल है, ये ऑब्लिक है। क्या है, ऑब्लिक है, इसको समझना है। ये देखिए, मान लीजिए एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा है, वर्टिकल है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। जब भी किसी एंगल पे हो इसको बोलेंगे ऑब्लिक, और ऑब्लिक वाला को हम लोग करेंगे कंपोनेंट। क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। और कंपोनेंट करेंगे किसमें जी, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। क्लियर है, ये ऐसे दिया है, इसको कंपोनेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा वाला कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा वाला, बोलो बोलो, थीटा वाला कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे ये एफ वेक्टर है और हमने इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया और यहाँ पे हमने थीटा बना दिया। ओके, इसलिए इसको लिखें एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वाला कॉस थीटा, और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे एफ साइन थीटा। सपोज मान लीजिए अगर आपको ऐसे देता और इसका कंपोनेंट करते हैं इधर, अगर ये थीटा मान लेते हैं, देन ये हो जाता एफ कॉस थीटा और ये बन जाता आपका एफ साइन थीटा। बस ये कहीं भी हो, थीटा जिधर होगा उधर का कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा। इधर हमने थीटा लिखा तो ये कॉस थीटा, अगर थीटा ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये ए वेक्टर था, ये वी वेक्टर, ये वी वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, ये ऑब्लिक है, इसलिए इसका हम लोग करेंगे कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये एंगल आपका थीटा। देन थीटा वाला अभी पढ़े कॉस थीटा, देन ये हो जाएगा, अगर बी है तो इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा, सिंपल सा, और ये बन जाएगा आपका बी साइन थीटा। अगर ध्यान दीजिए तो बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये आपका कौन सा है, बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए तो बी कॉस थीटा का टेल और बी साइन थीटा का टेल फिर जुड़ गया। अभी हम बोले हैं एक का हेड तो दूसरे का टेल होना चाहिए, टेल से टेल नहीं जुड़ना चाहिए, ये गलत बात है। इसीलिए यहाँ पे क्या किए हमने, बी साइन थीटा को पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर दिए और ये बी साइन थीटा आपको यहाँ पे ला दिए। देन ये आपका क्या बन गया, ए वेक्टर, ये क्या बन गया बेटा, बी कॉस थीटा बन गया, ये आपका थीटा बन गया, और ये आपका हो गया बी साइन थीटा हो गया। क्लियर है, अरे बोलिए। पहला स्टेप में क्या किए, फिर से देखिए, पहला स्टेप में हम क्या किए, यहाँ पे जो आपको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने इसको जोड़ा है पहला स्टेप में। कैसे, तो अभी एक रूल है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, इसलिए हमने क्या किया, पहले बी वेक्टर को पीछे किया फिर आगे शिफ्ट करके इसको टच कर दिया। बट टच करने के बाद पता चला कि टेल से टेल नहीं जोड़ सकते, एक का हेड तो दूसरे का टेल होना चाहिए, इसलिए हमने बी वेक्टर को फिर पैरेलल शिफ्ट किया और ऐसे किया। जैसे बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो पता चला ये ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, ये कैसा है, ऑब्लिक है। ऑब्लिक वाला का क्या करते हैं बेटा, ऑब्लिक वाला को हम लोग कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, दो, एक हॉरिजॉन्टली दूसरा वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थीटा वाला कॉस थीटा, अगर ये थीटा बन गया तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। अगर मान लीजिए थीटा ऐसे होता तो ये बनता एफ कॉस थीटा और ये बनता एफ साइन थीटा। और यहाँ पे ध्यान दो, ये थीटा है तो ये बन गया बी है तो बी कॉस थीटा और ये बन जाएगा बी साइन थीटा। बट अभी बताएं कि बी कॉस थीटा बी साइन थीटा टेल से टेल जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको आगे शिफ्ट करेंगे फर्दर कि एक का हेड तो दूसरे का टेल हो जाए, और हमने शिफ्ट किया और बी कॉस थीटा का हेड बी साइन थीटा का टेल से जुड़ गया। अब ये सही हो गया। अब लास्ट वाला जो बचेगा ये, इसको हम लोग फाइनल रिजल्टेंट बोलते हैं। अब एडिशन करना है, इसलिए हम लोग को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
लिख सकते हैं। और ये हुआ आपका ट्रायंगल, और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर का बीच का एंगल है। क्लियर है? अब आगे मूव करते हैं कैसे इसमें फार्मूला को हम लोग ड्राइव करना है। बोर्ड पे देखिए, इंपॉर्टेंट है, समझना है। ये आपको जो रिप्रेजेंटेशन है आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये आपका बन जाएगा अल्फा। ओके, देन अल्फा के सामने, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? बेस, और ये बन जाएगा हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एच है, देन यहाँ पे क्या आपका आर है, तो लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पी स्क्वायर है, देन यहाँ पे पी के जगह पे क्या है? बी साइन थीटा है, और लिखेंगे यहाँ पे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर करेंगे बी प्लस में बी स्क्वायर। बी क्या है? बेस बोलते हैं, और ये पूरा बेस बन जाएगा ए, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है बी कॉस थीटा। देन लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा था बड़ा सा, इसके थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के जगह क्या है? आर है, देन आर स्क्वायर। पी के जगह क्या है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसीलिए इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा बेटा आपका आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर का हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? आगे सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको लिख देंगे अलग से ए स्क्वायर। क्लियर है? प्लस यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर। क्या कर लेंगे? कॉमन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या बच जाएगा आपका? 2ab कॉस थीटा। बच्चा आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन आपका बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बचेगा? 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे जैसे स्क्वायर हटेगा तो ये चढ़ जाएगा रूट, और ये आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही काम आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको डेराइव किया है, एक एक चीज बता दिया है। क्लियर है? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बेटा, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। दूसरा, वेक्टर ट्रायंगल लॉ में एक का हेड तो दूसरे का टेल से जुड़ा होना चाहिए, अगर नहीं है तो शिफ्ट करके हम लोग कंपोनेंट करेंगे। और दूसरा, तीसरा बात, थीटा का वाला कॉस थीटा, इसको जरूर नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। आइए बोर्ड पे देखिए, ये वही सारा चीज है, डेरिवेशन दिया है, ठीक है, बट समझाए हैं आपको कैसे डेराइव हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? आइए बोर्ड पे देखते हैं। ये पैरेललोग्राम था, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल समझिए। एक बॉक्स है और m मास है। ओके, इस पे फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का? तो 2 न्यूटन लग रहा है पहला। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन acting on a body
acting on a body respectively. Find resultant force if angle between them is, इसमें फर्स्ट दिया है आपका स्मॉल ए में 0 डिग्री, बी पार्ट में दिया है 90 डिग्री और सी पार्ट में दिया है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे मान लीजिए दो फोर्स है, एक किसी भी बॉडी पे लग रहा है रेस्पेक्टिवली में, ये बॉडी मान लीजिए आपका एम मास है, इस पे पहला दो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का एंड 4 न्यूटन का, एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी आपका ये आपका 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये आपका 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन, ये आपका 4 न्यूटन का। एंगल कितना बना है पहला 0 डिग्री, इसलिए हमने 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में किया है, तो सिंपली सा आपका आंसर आ सकता है 3 + 4 कितना जी 7 न्यूटन। बट अगर हम लोग फार्मूला के थ्रू जाए, जैसे अभी फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा, क्लियर है। आइए बोर्ड पे देखिए, A², ए क्या मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, A², तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, B², 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 + 2, ए कितना है 3, 4 बी कितना है 4, cos थीटा, cos 0 कितना होता है 1, याद रखना है cos 0 कितना होता है बेटा 1। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये √25 और 24 कितना होता है 49, 49 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 न्यूटन। तो सिंपली आप ऐसे जोड़ भी सकते थे 7 न्यूटन, बट फार्मूला से आप डिराइव भी कर सकते हैं, ये बना भी सकते हैं √A² + B² + 2AB cos थीटा के थ्रू 7 न्यूटन आपका आंसर आएगा। यहाँ पे सेकेंड पार्ट बोला है कि 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये एम मास का, इस पे लगा 3 न्यूटन का, इधर ये आपका 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 90 डिग्री बोला है तो इसी के ऊपर कितना जी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आंसर क्या होगा इसका, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, R बराबर √A² + B², ए कितना हो जाएगा 3 का 9, B² 4 का 16 + 2 A3 B कितना 4, cos 90 कितना होता है बेटा 0। अब याद रखिएगा 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 9 कितना होता है 25, 25 का आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन, कितना जी 5 न्यूटन। तो ये तो बहुत सिंपल था, दिख रहा है आपको कितना जी 3 और 4 7 हो जाएगा आपको। एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर देते हैं डी पार्ट में, 180 डिग्री। ओके 180 डिग्री में क्या होगा समझना है, आइए समझिए। सपोज मान लो ये बॉक्स है एम मास है, ओके, इसमें 180 डिग्री लग रहा है। सपोज मान लीजिए इधर से आपका 3 न्यूटन गया और अपोजिट डायरेक्शन लग गया आपका 4 न्यूटन, यही होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ओके, 0 डिग्री बोले तो सेम डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, जो ये क्वेश्चन था। अब बताइए ना, सिंपल से आपको दिख रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन, कितना जी 1 न्यूटन का। बट आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए बोर्ड पे देखिए, R बराबर √A² + B² + 2AB cos 180 डिग्री था, ओके। आइए बोर्ड पे A², ए कितना माने थे, A बराबर 3, बी बराबर कितना माने थे 4, ए बराबर 3 का कितना हो जाएगा 9, बी का कितना हो जाएगा 16, और 2 ए बी कितना हो जाएगा 4, cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा cos 180, 90 + 90 तोड़ना सिखाए थे आपको, आपका हो जाएगा sin 90, 1 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। आपको आना चाहिए cos 180 कैसे, आप बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर है, जाके आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है, क्लियर है। बोर्ड पे देखिए ये कितना हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। ये देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, 25 में से 24 गया √1, √1 बोले तो 1 न्यूटन आपका। देखिए यहाँ भी आपका 1 न्यूटन आंसर आया था, ये भी सिंपल सा 1 न्यूटन आया था, और आप फार्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं 1 न्यूटन।
नेक्स्ट जो सवाल दिया था 120 डिग्री, 120 डिग्री। नेक्स्ट सवाल जो सी नंबर था, जैसे ये बॉक्स था कितना जी, एम मास का था, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा और ये 4 न्यूटन का फोर्स, 120 न्यूटन किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये मान लीजिए 4 न्यूटन। अब ये आपका एंगल बना 120 डिग्री। ओके बच्चा, रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ए कितना 3, बी कितना 4 हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। जिन बच्चों को ये परेशानी हो रही है, लेक्चर जाके देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा मैं पढ़ाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। कॉस 120 को कैसे सॉल्व करते हैं सिखा चुका हूं बेटा, सब लोग इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। कॉस 120 को तोड़ सकते हो, 90 प्लस 30 दिक्कत है तो, और ये 90 पे चेंज होता हो जाएगा साइन 30। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, बट यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। पूरा डिटेल में समझाया हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है, जरूर देखिएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। आर बराबर हो जाएगा आपका कितना जी, अंडर रूट 16 9 कितना हो जाता है 25 हो जाएगा, ये माइनस में 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24, और ये हो जाएगा बेटा कितना जी आपका 1/2, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 12 12, और ये हो जाएगा 25 में से 12 गया, अंडर रूट 13 न्यूटन आंसर हो जाएगा, 13 न्यूटन। क्लियर है, 13 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका सवाल था कि जब दो फोर्स एक्टिंग करेगा, लगेगा किसी भी बॉडी पे, एंगल आपका ये है, तो आपका रिजल्टेंट के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको हम कहाँ से फार्मूला है पूरा डेराइव करके बता दिए। ठीक है, इस पे हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन, कम से कम पूरा जितनी पूरे फिजिक्स में जहां जहां पे यूज होता है हर क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ हमने